Hey everyone, welcome again. So लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर इबो फाइनली ईसा के पास पहुँच गया था एंड जान जैस के साथ था, वो भी कुछ अलग ही इंटीमेट पोजीशन में। अब उसके आगे जैसे ही इबो और बाकी सब ने उस गेट को खोला था, जान और जैस का ध्यान उस गेट पर चला गया था एंड बाकी सब का ध्यान जान और जैस की उस पोजीशन पर। जो जैसा था वो वहाँ वैसा ही खड़ा हो जाता है क्योंकि कुछ सेकंड के लिए किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, उन्होंने क्या देखा। और यही हाल जान और जैस का भी था, उन दोनों को भी समझ नहीं आया कि अचानक से इस रूम में इतने सारे लोग कैसे आ गए। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा कोई शख्स इस पूरे सिचुएशन में एकदम से शॉक में आया था तो वो इबो और जान थे। पर सबसे पहले रिएक्ट जिसने किया था वो जान था, उसकी आंखें बड़ी तो हुई थी। इबो के प्रेजेंस ने उसे शॉक भी किया था एंड उसे कम्प्लीटली स्टंट भी कर दिया था, पर वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए था क्योंकि अगले ही पल जैसे ही उसकी नज़रें ईसा के ऊपर जाती हैं उसने एकदम से जैस को फ्लिप किया एंड अब वो जैस के सामने बिल्कुल किसी दीवार की तरह खड़ा हुआ था जिससे जैस की वो पूरी सिचुएशन किसी को भी नजर नहीं आ सकती थी। ये सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड भर में हुआ था और जान के इस एक्शन ने इबो को भी कहीं ना कहीं जैसे होश में लाने के लिए मजबूर किया था और इबो ने भी तुरंत ईसा के पूरे चेहरे को अपनी बाहों में छिपा लिया क्योंकि किसी बच्चे के लिए सीन देखना नहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड वो भी खुद के डैड के लिए। हाँ माना ईसा भी इस चीज़ को समझने के लिए बहुत छोटा है, उसे समझ भी नहीं आएगा कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इबो नहीं चाहता था, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो बात अलग है कि उसके खुद के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, उसका गला पूरी तरीके से सूखा हुआ था एंड गुस्से के मारे उसकी मुट्ठियाँ भिजी हुई थी। उसे खुद भी नहीं पता कि उसने क्या देखा और क्या चीज़ उसका माइंड रजिस्टर करे। वो बस अनब्लिंकिंगली बस एक ही स्टेयर में सामने के नज़ारे को देख रहा था। जी ने तुरंत कसकर जूचैन का हाथ पकड़ लिया था, वहीं सुजन ने सिर्फ अपना मुंह कवर कर लिया था और वहीं उसके पीछे जो लूसी खड़ी हुई थी उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, इसलिए वो इबो के बगल में आकर खड़ी हो जाती है एंड इबो बस एक कदम पीछे ले लेता है और जान शायद एक कदम आगे। उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी, उसने एक सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद किया। उसकी आंखों के सामने अभी भी इबो की वहीं आंखें आ रही थी, पर जान ने उन सभी चीज़ों को जैसे एक पल में ही नज़रअंदाज कर दिया हो। वो एक अलग ही जोन में चला गया था, एक डार्क और हद से ज़्यादा कोल्ड चिलिंग जोन, जिसके आगे शायद ही उसे कोई इमोशंस फील होने वाले थे क्योंकि वो ऑलरेडी उस मकाम को क्रॉस कर चुका है। इतना सब कुछ उसके साथ हो चुका है कि अब उसका माइंड कुछ भी फील नहीं कर पा रहा, नहीं उसकी बॉडी। जिस तरीके से जैस ने उसे कस रखा था जान को वो भी फील नहीं हो रहा था। और हद तो तब हुई इबो के लिए जब जान ने जैस को गले लगा लिया। इबो को तो यकीन नहीं आ रहा था ये सच में हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चैंग का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि जान ने एक बार फिर से इबो को हर्ट कर दिया था एंड उसकी वो सारी एक्सपेक्टेशन चैंग ने कुछ थोड़ा जान से लगा रखी थी वो भी अब कम्प्लीटली टूट चुकी थी। सामने का नज़ारा सच में बहुत ज़्यादा शेमफुल था, किसी को भी समझने के लिए बहुत आसान था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो दो शख्स वहाँ खड़े हुए हैं उस रूम में, शायद उन लोगों को इस पूरे सीन का, इस पूरे इंसिडेंट का कोई भी मलाल नहीं है क्योंकि जिस तरीके से जान ने जैस को होल्ड कर रखा है, उसे कवर कर रखा है। जैस की पूरी ड्रेस ओपन थी, उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, लिपस्टिक पूरे फेस के ऊपर थी, मेकअप स्मच्ड हो रहा था फेस पर। ऑलरेडी वही इमोशंस थे जिसे बहुत ज़्यादा डार्क इंटीमेसी से वो होकर गुजरी एंड उसकी बॉडी के ऊपर वो सभी विजिबल मार्क्स जो ऑलरेडी अपनी स्टोरी कह रहे थे। पर क्या यही सच था जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस बारे के सवाल के बारे में तो शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड अपनी किसी भी वाइल्ड इमेजिनेशन में कोई सोच भी नहीं सकता था कि दरवाज़ा खोलने पर उन्हें कुछ ऐसा सीन मिलेगा। उन्होंने तो पता नहीं क्या अपने माइंड के अंदर कल्पना कर रखी थी, पर रियलिटी से बिल्कुल परे है, इसीलिए सब बस चुपचाप सामने खड़े हुए थे क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फाइनली जैस ने थोड़ा चीखते हुए कहा, Who the hell are you? इस रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ कौन हो तुम? ये कहते हुए वो जान की पूरी तरीके से बॉडी से लिपट गई थी जैसे कि खुद को कवर कर रही है और सामने वाले शख्स को सिर्फ घूर रही थी, बाहर निकलो बाहर निकलो। ये कहते हुए वो बस आगे मूव करने लगी, पर अलग ही उससे अचानक से एहसास होता है कि उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, जैसे जो भी उसकी बॉडी का वेट है वो उसकी बॉडी संभाल ही नहीं पा रही और बिल्कुल किसी रग डॉल की तरह वो नीचे गिरे चली जा रही है। वो जान को पकड़ने की कोशिश कर रही थी पर हाथों में भी वो एनर्जी नहीं थी कि वो जान को पकड़ पाए। वहीं दूसरी तरफ जान ने जितना कस कर जैस को पकड़ रखा था एक पल में ही उसकी पकड़ भी ढीली हो जाती है। जैस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, जान और से पहले वो कुछ भी कहती वो जमीन में थी क्योंकि जान ने अपने आप को जैस से दूर कर लिया था और वो बस सिर्फ उसे घूर रहा था विदाउट इमोशन विदाउट एनीथिंग। एंड वहीं दूसरी तरफ जैस सिर्फ शॉक में और डर में जान को देख रही थी क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। एक पल में सिचुएशन ऐसे कैसे फ्लिप हो सकती है। अभी कुछ देर पहले तो जान और वो पर अब ये हो क्या रहा है? ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी पर डैम कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी होल बॉडी पैरालाइज्ड है और ये सब कुछ महसूस होते के साथ इसने सिर्फ चीखना चिल्लाना शुरू किया। वो जान का नाम पुकारने लगी, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ईसा भी डर गया था। उसने इबो को कस कर पकड़ लिया, वहीं दूसरी तरफ इबो ने भी ईसा को कस कर पकड़ लिया था। जी ने अपना हाथ चैंग के कंधे पर रख लिया और सुजन बस जान को अनब्लिंकिंगली देख रही थी और शायद उस पूरे कमरे में एक वही शख्स थी जिसने जान के हाथों में वो बारीक सी पिन देखी थी।
और उसे देखते के साथ ही सुजन 2 कदम डर के मारे पीछे हो जाती है और उसे अपने मुंह को कसकर कवर कर लिया, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक पॉइजन पिन है जो जान अपने साथ कैरी करता है। सुजन ने जान से पूछा भी था कि उसे क्यों कैरी करता है, पर जान ने कोई जवाब नहीं दिया था। शायद इस चीज़ का जवाब उसे यहाँ मिला था। अगले ही पल में लॉयर की कुछ टीम उस रूम में दाखिल होती है जो चैंग ने बुलाई थी। वो लोग भी वहीं बस गेट पर थम जाते हैं इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए, क्योंकि आगे की सिचुएशन को समझना इतना आसान तो नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो ऑफिसर्स कुछ देर पहले जैज और जान को वो प्राइवेसी देकर चले गए थे, वो भी ये आवाज़ सुनकर वहाँ उस रूम में आ जाते हैं। वो भी बस हैरानी से सामने की तरफ देखने लगते हैं। सैम ने तुरंत जैज की तरफ भागते हुए कहा, हे बेब व्हाट हैपेंड। ये कहते हुए वो तुरंत जैज के पास जाता है और उसे उस जगह से जमीन से उठाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जान सिर्फ उसे देख रहा था। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट किया, फिर बिना कुछ बोले वो टर्न होता है एंड वो अपना हाथ खत्म बस आके लेने ही वाला था कि अगले पल उसे महसूस होता है कि जैज ने उसके पैरों को पकड़ लिया है, कस कर पकड़ लिया है। जैज ने जान को देखते हुए कहाँ जा रहे हो जान, रुक जाओ प्लीज, डोंट गो। जान ने पीछे मुड़कर जैज की तरफ देखा। उसकी आंखों में हद से ज्यादा डिस्कस्ट फीलिंग थी एंड उससे भी ज्यादा गुस्सा था। ये कहो कोई भी इस वक्त जान के चेहरे को देखता तो वो यही कह सकता था कि जान अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड में नहीं है, बिल्कुल किसी साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रहा है। उसकी आवाज़, उसकी आंखें सब डार्कनेस से भरी हुई हैं। उसने जैस की तरफ खुद को लीन किया एंड वो जमीन पर उसके लेवल तक बैठ जाता है। जैस ने अपनी आंसू भरी निगाहों से जान की तरफ देखते हुए कहा, जान तुमने मेरे साथ क्या किया? जान ने कहा, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। ये कहते हुए वो जैस की तरफ देखने लगा। जान का चेहरा सच में इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था और उससे भी ज़्यादा उसकी वो कोल्ड चिलिंग आइज एंड वो स्मिक जो उसके चेहरे पर था। जैस को पकड़े हुए उस ऑफिसर ने जान को लगभग पीछे धकेलते हुए कहा, बास्टर्ड व्हाट डिड यू डू टू हर? हाँ तुमने क्या किया उसके साथ? ये कहते हुए जैस को संभालने लगा, पर जैस सिर्फ जान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे जान का ये जो बिट्रेयल था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जान उससे कुछ ऐसा कर देगा, कुछ ऐसा कि यहाँ तक कि वो अपने शरीर तक मूव नहीं कर पा रही। जान ने सिर्फ उस शख्स को और जैस को एक स्माइल दी, ऐसी स्माइल जो हद से ज़्यादा डेंजरस थी। उसके बाद जान ने अपनी कॉलर को ठीक किया जो कि जैस ने स्लिप कर दी थी। उसके बाद जान ने जैस की तरफ खुद को लीन किया। वो शख्स जैस के बगल में बैठा हुआ था, जान को दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर जान के जो फोर्स था वो अलग ही था। उसका ऑरा ही अलग था जो सबको डोमिनेट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो, जी, चैंग, बाकी सब लोग सिर्फ जान को और जैस को देख रहे थे। पर वो बात अलग है कि कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, एक शब्द भी नहीं। उस पूरे स्टेशन के अंदर इस वक्त काओस मचा हुआ था, पर एक डेडली साइलेंस भी था जो ईबो के उन सभी बॉडीगार्ड्स ने वहाँ पर क्रिएट कर दिया था जिन्होंने अभी अभी अपनी पोजीशन ली थी। पूरा स्टेशन इस वक्त अंडर कवर था, पर वो बात अलग है कि ईबो की निगाहें सिर्फ सामने थी, जान के ऊपर, और ईजा अभी भी ईबो की बाहों में छुपा हुआ था, पर जान उसकी निगाहें किसी पर नहीं थी। यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि वो किसी को देखना तक नहीं चाहता, या फिर उनके लिए ये लोग मैटर ही नहीं करते, क्योंकि वो बिहेव बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। जान ने जैस की तरफ खुद को लीन किया। सामने से कोई देखता तो ऐसा लगता कि इससे जान जैस को किस कर रहा है, पर जान जैस को किस नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उसने जैस के कान में हौले से विस्पर करते हुए कहा, मुझे खुद से नफरत है और तुमने मुझे खुद से नफरत करने की एक और वजह दे दी, पर मैं तुम्हें ऐसी वजह दूंगा जिससे तुम इस पल से लेकर उस पल तक जब तक तुम्हारी आंखें बंद नहीं हो जाती हर दिन कोसोगी खुद को, मुझको और अपने उन सारे ख्यालों को जो तुम्हें मेरे पास लेकर आना चाहते थे। क्योंकि शायद बेबी तुम्हें नहीं पता है, मैं पार्ट टाइम डॉक्टर और फुल टाइम अटॉप्सर हूँ। मेरे दिन का आधे से ज़्यादा वक्त लाशों की चीराफाड़ी करने में जाता है एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी नब्ज दबाने पर शरीर में क्या रिएक्शन होता है। एंड एग्जैक्टली मैंने भी तुम्हारी बॉडी में उन्हीं सारी नर्वस सिस्टम की ऐसी ऐसी नब्ज को दबाया है ना कि तुम चाह कर भी अपने हाथ को इतनी आसानी से हिला नहीं पाओगी, और कहीं गलती से कोई कसर बाकी रह भी जाए ना तो एक स्पेशल अरेंजमेंट और मैंने तुम्हारे लिए किया है जो तुम्हें अब धीरे धीरे कर फील होगा। ठंडा होना शरीर का, सांसें भारी होना, दिल की धड़कनों का कम होता हुआ महसूस होना। तो एंजॉय करो इस ट्रीटमेंट को। जैसे ही जान ने कहा, जैस का तो बस पूरी तरह से गला सूख गया था। वो डर में बस जान की तरफ देखने लगी, पर अफसोस वो जान को देख भी नहीं पा रही थी क्योंकि जान ने इतनी कस कर उसके बालों को जो पकड़ रखा था वो बस उसके ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंट था। वो खुद को हिला रही थी, चीख रही थी, पर जान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जान ने कहा, हिला बंद करो वरना तकलीफ और ज़्यादा होगी। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अभी एक और सरप्राइज है जो तुम्हें मिलेगा, सो जस्ट वेट फॉर दैट, ताकि आगे से तुम जैसे लोग ये याद रखें कि किसी कमजोरी का फ़ायदा तब तक उठाओ जब तक तुम बर्दाश्त कर सको। पर अफसोस तुम जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि जब हम जैसे लोग बदला लेने पर आते हैं ना तो कितने खतरनाक हो सकते हैं। सो एंजॉय योर ट्रिप बेबी। ये कहते के साथ ही जान फाइनली जैस से अलग हुआ एंड जब वही ज़मीन पर ऐसे ही छोड़कर खड़ा हो जाता है। जान ने अब जाकर मुड़कर पीछे देखा था
और उसकी वो ठंडी निगाहें जाकर ईबो की उन निगाहों से टकराती हैं, पर सिर्फ कुछ सेकंड भर के लिए, क्योंकि अगले ही पल जान ने अपनी निगाहों को मोड़ लिया, और नहीं सिर्फ ईबो से, बाकी सबसे, और वो सिर्फ सुजन की तरफ बढ़ता है। जान का हर कदम ईबो की दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफ़ी था, पर जान की दिल की धड़कनें बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। वो तो जिंदा लाश की तरह लग रहा था, बिल्कुल सेंसलेस, पेल फेस एंड इमोशनलेस आइज, जिनके अंदर कुछ नहीं था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सुजन के सामने था। सुजन ने जान की आंखों में देखा, पर उसे भी कुछ नजर नहीं आया। अब इस बीच में ईसा ने भी अपना सर फाइनली ईबो की उस गोद से बाहर निकाल लिया था, क्योंकि ईबो की पकड़ अब ईसा पर ढीली हो गई थी, क्योंकि अब शायद एप्रोप्रिएट सिचुएशन है। अब ईसा जान को देख सकता है, ईबो नहीं रोकेगा। ये कहो ईबो खुद की बॉडी पैरालाइज्ड है, वो क्या करे उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा, इसलिए उसकी पकड़ बस ढीली हो गई। और ईसा ने तुरंत जैसे ही जान की तरफ देखा, उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, डैड डैड डैड। ये कहते हुए वो जान की तरफ अपने हाथों को करने लगा, जैसे कि जान से कह रहा हो कि प्लीज़ मुझे गोदी लो। वो ईबो की गोदी में भी छटपटा रहा था, लेकिन नहीं तो ईबो ने अपनी पकड़ को ढीला छोड़ा, और वहीं दूसरी तरफ नहीं जान ने अपनी निगाहों को ईसा की तरफ किया। उसने सिर्फ अपने हाथ में से एक ब्रेसलेट खोला एंड उसे सिर्फ सुजन के हाथ में रखते हुए कहा, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। सुजन ने जान की तरफ एक लुक दिया। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर जान की आंखों को देखकर वो कुछ नहीं कह पाई। उसने सिर्फ उस ब्रेसलेट को कसकर पकड़ लिया। इसके बाद जान ने फिर से ईबो की तरफ देखा, एंड इस बार वो कुछ देर देखता है, नहीं सिर्फ ईबो को, बल्कि जिस तरीके से उसने ईसा को पकड़ रखा था उसको भी, जैसे कि जान को कोई मैसेज मिला हो, उसके माइंड में कोई चीज़ क्लिक करी हो। इसीलिए वो एक नज़र ईबो की तरफ, फिर देन दूसरी नज़र सुजन की तरफ देखता है। सुजन ने एकदम से अपनी निगाहों को झुका लिया। जान ने अपनी मुट्ठियों को खींच लिया, एंड देन उसने गल्प किया। उसके बाद उसने ईसा की तरफ देखा, जो अभी भी जान की आवाज़ को पुकार रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। जान ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, श्श। ईसा ने कहा, डैड। जान ने कहा, मैंने कुछ कहा है ना, चुप, बिल्कुल चुप। जैसे ही जान ने इस आवाज़ का इस्तेमाल किया, ईसा बस सबक कर चुप हो जाता है। वो बस हिचकियाँ लेकर जान की तरफ देखने लगता है। जान ने कहा, डोंट क्राई। ईसा ने नोट किया। जान ने कहा, अंडरस्टैंड। ईसा ने कहा, अंडरस्टैंड डैड। इसके बाद जान ने ईबो की तरफ देखा। ईबो सिर्फ जान को कूद रहा था, पर जान ने अपनी निगाहों को ईबो से हटा लिया। उसने उसके बाद अपनी निगाहों को पीछे की तरफ घुमाया, जहाँ पर ज़ी, जू चैंग, यहाँ तक कि लूसी भी खड़ी हुई थी। जान ने सबकी तरफ अपनी निगाहों को किया। उन सब की निगाहों में जान अपने लिए जो इमोशंस देख रहा था, जो डिस्कस देख रहा था, वो काफ़ी थे जान को अपने शरीर को पूरी तरीके से ठंडा महसूस करने के लिए। जान ने अपनी निगाहों को सुजन की तरफ किया एंड उसे एक बहुत कोल्ड वॉइस में पूछा, यू हैव टोल्ड हिम डोंट यू। सुजन ने जान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जान ने कहा, डोंट। जान का इतना कहना था, और सुजन अपनी जगह पर बस खड़ी रह जाती है। उसकी मुट्ठियाँ कस जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू थे। वो समझ गई थी कि जान क्या क्या उसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसने अगर एक और शब्द कहा तो जान का गुस्सा कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जान की आंखें ही काफ़ी हैं बताने के लिए कि इस वक्त जान किस मूड में है, किस माइंड स्टेट में है। सुजन से बेहतर जान को कोई नहीं समझ सकता। और इस वक्त जान का ऑरा चीख कर ये कह रहा है कि स्टे आउट ऑफ मी। जान ने सुजन की तरफ देखते हुए कहा, इस ब्रेसलेट में उसका कन्फेशन है, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है, और चाहो तो। ये कहते उसने ईबो की तरफ देखा एंड फिर वापस सुजन की तरफ देखते हुए कहा, इसकी मदद ले सकती हो। एंड एट लास्ट वो बस ईबो को क्रॉस कर आगे जा रहा था, तभी एक ईबो ने जान का हाथ पकड़ लिया। जान एकदम से जैसे और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। उसने अपनी मुट्ठियाँ बीच ली और एक झटके में उसने अपना हाथ ईबो से अलग करते हुए ईबो की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, चल गया ना पता कि ये तुम्हारा है। ये कहते हुए उसने ईसा की तरफ इशारा किया। ईबो ने भी एक डार्क लुक के साथ अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। जान ने ईबो की तरफ देखा एंड उसी चिलिंग वॉइस में कहा, तुम्हारा ही है, योर ब्लड एंड फ्लैश, तो संभालो इसे। कहते के साथ ही उसने गल्प किया। कहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो बस इस वक्त यहाँ से बाहर जाना चाहता था। उसने यही किया। अगले ही पल वो ईसा को ईबो के हाथों में छोड़कर वहाँ से बस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईसा ने जैसे ही अपने डैड को वहाँ से जाते हुए देखा, उसे चीखते हुए कहा, डैड डैड प्लीज डोंट गो डोंट गो। बट ईसा सिर्फ चीखता रह जाता है, क्योंकि जान वहाँ से जा चुका था। जैंग भी जान का पीछा करना चाहता था, पर जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। जैंग ने जी की तरफ देखते हुए कहा, बुलशिट, वेयर द हेल ही इज गोइंग। हाँ, समझते हैं अपने को, कहाँ जाना रहा है ये, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे जाने दो। पर जी ने जैंग का हाथ बहुत कस कर पकड़ रखा था। वो जाकर भी उस पकड़ को छुड़ा नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी सिर्फ जान को उस दरवाजे से जाता हुआ देख रहा था एंड उसकी फ्रोजन बॉडी में भी कोई हरकत नहीं होती। वो बस वहाँ ऐसे ही खड़ा रह जाता है, सिर्फ ईसा को कस कर पकड़ कर, क्योंकि ईसा अभी बिलख रहा था। वो सच में बहुत जोर से रो रहा था, क्योंकि उस मासूम बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता ना कि यहाँ हो क्या रहा है। उसके लिए तो सिर्फ इस सब भीड़ के अंदर एक ही शख्स अपना है, और वो जान है। वो जान के पास जाना चाहता है, फिर डैड को गले लगाना चाहता है, पर उसे नहीं पता उसके डैड उसे क्यों छोड़कर चले गए। ना ही उसे इस बात का जवाब पता है कि यहाँ हो क्या रहा है, और वो पूछे भी तो किससे पूछे। इसीलिए वो बस सिर्फ रो ही सकता है, वो रो ही रहा है। तभी अगले ही पल सुजन पीछे से निकलकर ईबो के सामने आती है और उसने ईसा को अपनी गोद में लिया। ईबो देना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन सुजन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा,
तुम अभी से संभाल नहीं पाओगे, उसे अभी मेरी ज़रूरत है। ये कहते हुए उसने एट लास्ट ईज़ा को अपनी गोद में ले ही लिया था। ईज़ा बस सुजन की गोद में छुप जाता है, वो उसकी गर्दन को जोर से पकड़ कर रोने लगता है। सुजन ने ईज़ा को शांत कराते हुए कहा, श्श बेबी, डैड बस काम से गए हैं, डैड अभी आ जाएंगे, ओके, रोने की ज़रूरत नहीं है। ईज़ा ने कहा, बट डैड आई वांट टू गो विद हिम आंटी, प्लीज आंटी। सुजन ने कहा, नो बेबी, आप तुम तो मेरे चैंप हो ना, मेरे स्ट्रॉन्ग टाइगर हो, जानते हो ना डैड ने क्या कहा है। ईज़ा ने कहा, आई डोंट नो एनीथिंग। सुजन ने कहा, ईज़ा बेब, डैड गुस्सा करेंगे अगर डैड को पता चला कि तुमने उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है। ये कहा, ईज़ा सुबह का बस चुप हो जाता है, वो भी हिचकी लेकर सुजन की तरफ देख रहा था। सुजन ने कहा, डैड ने कहा है ना डोंट क्राई। ईज़ा ने सुजन की तरफ देखते हुए कहा, सुजन ने ईज़ा के आंसू को पोंछते हुए कहा, देन डोंट क्राई, डैड जल्दी वापस आ जाएंगे। ईज़ा ने कहा, बट आई वांट डैड। ये कहते हुए वो रोने लगा। सुजन ने सिर्फ ईज़ा को टूटी हुई आंखों से देखा, वहीं दूसरी तरफ ईबो की मुट्ठियाँ बहुत जोर से कस गई थी। वो बस अपने बच्चे को देख रहा था, उसे खुद भी नहीं पता कि उस वक्त क्या फील कर रहा है एंड एग्जैक्टली उसके इमोशंस क्या हैं, क्योंकि इस वक्त वो कंप्लीट मैस में है। तभी सुजन ने ईबो की तरफ देखा और ये देखा कि उसके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, किस तरीके से ईबो ईज़ा की तरफ देख रहा है। सुजन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी ईज़ा बेबी, डैड वापस आ जाएंगे, ओके, अब कोई नहीं रोएगा, कोई भी नहीं रोएगा। ये कहते हुए उसने बस ईज़ा को गले लगा लिया एंड उसे बस शांत कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो ऑफिसर इतनी देर से जैस को हैंडल कर रहा था और उसने जैसे ही देखा कि जहान उस सबको छोड़कर बस वहाँ से जा रहा है, उस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने जैस को वही फर्श पर छोड़ा, वो जहान को बस फॉलो ही करने वाला था। उसने चीखते हुए कहा, हे बास्टर्ड, जा कर आए हो तुम, हाँ तुमने ये क्या किया, ऐसे ही तुम नहीं जा सकते बाहर। ये कहते हुए बस जहान के पीछे जाने ही वाला था कि एक पल में ही ईबो उसके सामने आ जाता है एंड उसने एक जोरदार पुश किया। वो पुश इतना ज़्यादा तेज था कि ऑफिसर खुद को संभाल ही नहीं पाया, वो गिरते गिरते बचा। वो तो उसने बगल में रखी हुई कुर्सी का सहारा ले लिया था। वो बस गुस्से में ईबो की तरफ देखने लगा, उसने चीखते हुए कहा, तुम कौन हो, हाँ कौन हो तुम। ये कहते हुए वो ईबो को बस पंच करने ही वाला था कि एक ही पल में ईबो ने उस ऑफिसर का हाथ पर कस कर पकड़ा एंड उसकी पूरे कलाई को उसने लगभग उसकी हाथ को ट्विस्ट कर उसकी बैक पर लगा दिया था एंड उसे कम्प्लीटली अपनी उस केज में ग्रैब करते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी। वो ऑफिसर छटपटाने लगा क्योंकि ईबो की पकड़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसे वो दर्द कर रही थी, सच में वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। उसे चीखते हुए कहा, हे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। ये कहते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा पर ईबो की पकड़ से वो निकल नहीं सकता था। ईबो ने कहा, मैंने कुछ पूछा, तुमने क्या कहा। उस ऑफिसर ने कहा, तुम कौन हो तुम। पर ईबो ने फिर से उसका हाथ मरोड़ा और ऑफिसर समझ गया था कि ईबो सिर्फ अपना जवाब चाहता है। ऑफिसर ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, मैंने सिर्फ उस साल को बास्टर्ड कहा, उसने मेरे दोस्त के साथ क्या किया उसने, ये पर फिर वो कुछ भी कहता, ईबो ने एक जोरदार किक उसे दिया। वो ऑफिसर फर्श पर गिर गया था। ईबो ने अपनी डार्क गेज से जी की तरफ देखा एंड उसकी आवाज़ को कोल्डली पुकारते हुए कहा, जी ने कहा, हाँ जी, जो ऑलरेडी इस सारे मैच को देख रही थी, वो अपने बस ट्रांस में डूबी हुई थी। पर अचानक से जैसे ईबो ने उसे पुकारा, उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ। ईबो ने कहा, ईज़ा को बाहर लेकर जाओ, जस्ट राइट नाउ। जी ने झटके से सिर्फ अपने सर को झटकते हुए कहा, हाँ लेकर जाती हूँ। ये कहते हुए सुजन के पास जाती है, ईज़ा को अपनी गोद में लेना चाहती है, लेकिन ईज़ा सुजन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पर जी ने अपनी बहुत वार्म वॉइस का इस्तेमाल किया एंड उसने ईज़ा की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपने डैड के बारे में स्टोरी सुनी है। जैसे ही जी ने जहान का जिक्र किया, ईज़ा अपनी इनोसेंट आइज से बस जी की तरफ देखने लगा। जी का दिल टूट रहा था ईज़ा को इस तरीके से देखकर, लेकिन फिर भी उसने अपनी मुस्कुराहट को कायम रखते हुए कहा, कमान, मैं तुम्हें जहान के बारे में बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ, कम बेबी। ये कहते हुए उसने ईज़ा को अपनी गोद में ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ ईज़ा भी जी की गोद में आ जाता है क्योंकि वो जी को जानता था और जी ने बहुत पहले भी बहुत सारी स्टोरी सुनाई थी जहान के बारे में, तो वो एक बार फिर जहान के बारे में बात करने के लिए तैयार है। जैसे ही जी ने ईज़ा का माइंड डाइवर्ट किया, वो अगले ही पल उस रूम को छोड़कर ईज़ा को बाहर कॉरिडोर से ले जाती है। अब जाकर वो कमरा पूरी तरीके से खाली था और ईबो का गुस्सा उस पूरे रूम के अंदर फैल चुका था। उसने घूरते हुए जैस की तरफ देखा जो वही फर्श पर लेटी हुई थी और जैस की तरफ देखते के साथ ही उसके गुस्से का पारा जो 100 था और पूरे 1000 लेवल पर बढ़ चुका था क्योंकि उसे वही सीन याद आ रहा था, जहान और जैस का वो करीबी वाला सीन जो उसके पूरे माइंड को इस वक्त सेंसलेस करने के लिए काफ़ी था। और उसका गुस्सा उतरता है उसी ऑफिसर पर जो वही ज़मीन पर लेट कर बस सिर्फ फड़फड़ा रहा था, सिर्फ बकवास बातें बोल रहा था जहान और ईबो दोनों के बारे में। वो जैसे ही अगली बार फिर से जहान या फिर ईबो को कर्ज करना शुरू करता है, ईबो से बस किक करना शुरू करता है एंड वो सिर्फ किक नहीं था, वो उसकी फ्रस्ट्रेशन थी जो बाहर निकल रही थी। तभी अगले ही सेकंड के अंदर ईबो का एक बॉडीगार्ड वहाँ पर आता है। उसे चैन की तरफ देखते हुए कहा, सर हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, हमने एक्सेस कर लिया है, कम आप आकर देख सकते हैं। ये कहते हुए उसने वही टेबल पर रखे हुए लैपटॉप की तरफ इशारा किया। चैंग ने ईबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे काम डाउन, वो मर जाएगा, उसे छोड़ दो। ईबो ने कहा, नहीं ऐसे कैसे। उसने जानका के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, इसे तो मरना ही चाहिए। ये कहते हुए वो फिर से उसे किक करने लगा। तभी चैंग चीखते हुए कहा, बुलशिट, स्टॉप इट, कम से कम देख तो लो यहाँ पर हुआ क्या है। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि सारा मैटर यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे पहुँचा। अगर जानना भी तो ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि आगे इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करना है, कायदे से और कानून से।
क्यों मैंने ठीक कहा ना वकील साहब, सब कुछ कायदे से होना चाहिए था। ये कहते हुए चैंग ने अपने बगल में खड़े हुए उस एडवोकेट की तरफ देखा जो अभी भी वहाँ पर आया था। एडवोकेट ने अपना गोल्डन फ्रेम ठीक करते हुए कहा, जी सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद चैंग ने अपनी टीम की तरफ इशारा किया एंड अपनी उसी कूल टोन में कहा, कम ऑन, इन सब की खातिरदारी नहीं करोगे? आखिर इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जहाँ पर हम लोग जाते हैं वहाँ पर हम लोग खातिरदारी कैसे करते हैं। किसी के साथ भी कोई भी कसर मत छोड़ना। तब तक हम जरा और बेहतर तरीके से देख लें कि खातिरदारी और ज़्यादा कितनी अच्छी होनी चाहिए। कम ऑन, डू इट। ये कहते के साथ ही उसने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को इशारा कर दिया था एंड सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए थे। इबो भी बस गुस्से में आग बबूला होकर उस चेयर पर बैठ जाता है एंड अगले ही सेकंड में सुजन और चैंग उसके अगल बगल में थे। वहीं दूसरी तरफ जैस सिर्फ जमीन में फड़फड़ा रही थी। उसके बॉडीगार्ड जिस तरीके से उसे ट्रीट कर रहे थे वो सिर्फ उसे गुस्सा दिला रहे थे। उसने चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। पर कौन सुनने वाला था वहाँ? कोई भी नहीं। इस पूरे स्टेशन का चार्ज इस वक्त इबो की पूरी टीम के ऊपर था और उसके बगैर, ये कहो उसके ऑर्डर के बगैर यहाँ कोई सांस तक भी नहीं ले सकता था। अब रियलिटी में सबको पता चलेगा कि टॉर्चर होता क्या है और ये टॉर्चर किस हद तक और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये तो शायद इबो के गुस्से का अंदाज़ा ही बताएगा जो कि इसे इस वक्त आ रहा है उस पूरी वीडियो को देखते देखते। चैंग ने जैसे ही वीडियो को प्ले किया था, वीडियो में कोई आवाज़ नहीं थी, वो एक सीसीटीवी फुटेज थी जो सिर्फ वीडियो दिखा रही थी। तभी सुजन ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक ये तुम्हारी मदद करेगी। ये कहते हुए उसने उस ब्रेसलेट के अंदर से एक चिप निकाल कर वहाँ रख दी थी। चैंग ने कहा, ये क्या है? सुजन ने इबो की तरफ देखा एंड चैंग की तरफ देखते हुए कहा, इसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, एक छोटा सा कैमरा है। चैंग ने कहा, कैमरा? इबो ने कहा, जानका ने तुम्हें दिया ना? सुजन ने कहा, जान अपने साथ एक कैमरा कैरी करता है, मुझे नहीं पता था क्यों, पर शायद इस चीज़ का जवाब यहाँ है, तो तुम इसको सुनो, ज़्यादा बेटर व्यू। एंड ये कहते हुए सुजन चुप हो जाती है। इबो ने सिर्फ अपने ठंडे हाथों से उस चिप को निकाला एंड देन उसे अपने लैपटॉप में प्लग किया और उसके बाद उसके अंदर एक अजीब सी वीडियो चलना शुरू हो चुकी थी जो पूरे इंसिडेंट को कवर कर रही थी, कल रात से लेकर सुबह तक क्या हुआ। एंड देन ईज़ा किस तरीके से चीख रहा था, जान किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, किस तरीके से ये लोग जान को टॉर्चर कर रहे थे, सब कुछ। एंड पॉइंट पर इबो ने वहाँ लाकर रोका जहाँ से जैज़ की एंट्री हुई थी और उस पूरे सीन को देखते देखते इबो की पूरा शरीर गुस्से से समझ लो इस वक्त काँप रहा था। सिर्फ इबो का ही नहीं, उसके पीछे खड़े हुए चैंग का, सुसन का और साथ साथ लूसी का, सबका दिमाग इस वक्त सच में ख़राब हो रखा था क्योंकि ये चीज़ करना सच में बहुत ज़्यादा बार्बरिक चीज़ है। कोई किसी बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, जान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? सबके अंदर अपना अपना गुस्सा था। वीडियो को इबो ने और ज़्यादा तेज स्पीड में किया एंड वीडियो जैसे जैसे आगे चल रही थी सबकी निगाहें और ज़्यादा पैनी होती जा रही थी एंड एट लास्ट वो सीन वहाँ पर शुरू हो गया जहाँ पर उस पूरे रूम में कोई भी नहीं था सिवाय जान और जैस के। इसके आगे क्या होने वाला था इसके बारे में चैंग को थोड़ा सा अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने इबो के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस करो। पर इबो ने चैंग का हाथ उठाया एंड वो उस वीडियो की उस इंटेंसिटी को देखने लगा। जैसे जैसे वो देख रहा था उसका खून खौल रहा था, पर उसने एक ही झटके के अंदर उस लैपटॉप को बंद कर दिया। चैंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया क्योंकि वो समझ गया था कि अब इबो को रोकना शायद बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला एंड हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। इबो ने साइड में उन सभी लोगों को देखा जिसको उसके बॉडीगार्ड्स ने पकड़ कर रखा हुआ था। इसके बाद इबो ने उस स्टेशन के कॉर्नर में रखे हुए एक वुडन स्टैम्प को उठाया एंड देन दैट द मोमेंट उसने उस स्टैम्प को पूरी कस कर अपनी मुट्ठियों में पकड़ा और जो शख्स उसके सामने आया सब शख्स को जोर जोर से उस स्टैम्प से मारना शुरू किया। एक एक स्टैम्प इतनी जोर से लग रहा था कि सबके सिर्फ चीखें गूंज रही थी। उस पूरे स्टेशन के अंदर उन 4 से 6 लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी और इबो फुल फोर्स के साथ मार रहा था क्योंकि उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था। जिस तरीके से सब लोगों ने इंसान को टॉर्चर किया है, ईज़ा को रुलाया है और उसके गुस्से को फ्यूल दे रहा था जैस और सान का वो इंटीमेट वीडियो। इबो ने चीखते हुए कहा, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, गलत इंसान से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सारगा को छूने की? हाँ, कैसे हिम्मत हुई? तो उसने जोरदार एक शख्स के पैर में उस डंडे को मारा। जैसे ही उसने वो मारा उस शख्स के पैर में इतनी जोर से दर्द हुआ कि उसकी चीख उस पूरे रूम के अंदर गूंज गई थी, पर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब सिर्फ इबो के उस ओवरफ्लोइंग इमोशन को देख रहे थे। यहाँ सिर्फ इबो का गुस्सा नहीं था, उसका दर्द चीख कर बाहर आ रहा था एंड सुजन ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, बस करो, रोको उसे वरना वो सबको मार डालेगा। चैंग ने कहा, उसे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे दोस्त ने जो किया है ना उसके बाद उसे रोकना तुम्हें क्या लगता है आसान होगा? सुजन ने कहा, तुम यूएस में हो, तुम अपने चाइना में नहीं हो, यहाँ अगर कुछ हो गया ना। चैंग ने कहा, कहीं कुछ नहीं होगा, हर जगह हमारा ही कानून चलता है। इस इंसान को भी तो पता लगना चाहिए ना कि आखिर इसने किस चीज़ को छुआ है, क्योंकि जान को छूना इसका मतलब इबो को छूना और उसको छूने का अंजाम क्या होता है ये अब तुम्हें पता चलेगा। किसी को भी कुछ नहीं होगा, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, ये सब लोग जिंदा रहेंगे। क्योंकि ये कहते हुए उसने इबो की तरफ देखा और फिर जुन की तरफ देखते हुए कहा, पर आज के बाद किसी काम के नहीं रहेंगे। इबो अब मारता मारता फाइनली जैस के पास पहुंच गया था जो ऑलरेडी कोने में सिमटी हुई बैठी हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था या क्या हो रहा है। एक तो वैसे ही उसका शरीर ऑलरेडी उसका साथ छोड़ चुका है और ऊपर से उसके दिल की धड़कन भी धीरे धीरे कम हो रही है। वो बस पूरे चेहरे पर पसीना लिए इबो की तरफ अपनी डरी हुई आंखों से देख रही थी। इबो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों को ही देखकर कोई भी कह सकता था कि इसकी आंखों में कोई दया नहीं है, सामने वाले शख्स को ही सच में मार डालेगा। जैस ने जैसे तैसे करके अपने गले से आवाज़ निकालते हुए कहा, प्लीज
इबो ने कहा, डोंट, तुम्हें ऐसी मौत दूंगा ना कि तुम्हारी मौत भी कांपेगी। तुमने तुमने हिम्मत कैसे की उस शख्स को छूने की? हाँ, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को कठपुतलियाँ बनाने का? हाय सर बेबी, तुम्हारी हालत मैं सच में खराब कर दूंगा। इस हाथों से तुमने छुआ ना, मेरे जानका को छुआ। तुम्हें पता नहीं है कि वो शख्स किसका है। मैंने तुमसे कहा था ना, उसी दिन मैंने तुमसे कहा था कि शाओफिन सान मेरा हस्बैंड है, मेरा। और किसी के हस्बैंड को छूने का नतीजा क्या होता है ना? ये कहते हुए उसने जैस के बालों को कस कर पकड़ा एंड उसके चेहरे को अपने चेहरे के बहुत क्लोजली ला के आते हुए कहा, मौत हो सकती है क्योंकि जब वो हस्बैंड वांग इबो का हो तो, और तुम्हें अब वही मिलेगी एंड इतनी ज़्यादा बदतर मिलेगी कि तुम हर दिन कांपोगी, रोओगी, पर तुम्हें मौत नहीं आएगी। सच में तुम्हें मौत नहीं आएगी। जानका के जितने आंसू हैं ना, जितने ईजा ने आंसू बहाए हैं ना, उन सब आंसुओं का बदला तुम दोगी, सच में दोगी। क्योंकि वांग इबो की चीज़ को कोई छुए ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने तो उसके प्यार को छूने की कोशिश की अपने इन गंदे हाथों से, इन गंदी निगाहों से और इन गंदे इरादों से। आई स्वेयर टू माई गॉड कि मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया में हेल दिखाऊंगा और तुम कांपोगी वांग इबो के नाम से भी, क्योंकि वांग इबो के नाम का मतलब ही होता है हेल, और जिसके अब दर्शन तुम्हें होने वाले हैं। ये कहते के साथ ही उसने जैस को वहीं जमीन पर पटका एंड उसने चंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन सबको मेरे डार्क पेंट हाउस लेकर जाओ एंड उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। चैंग ने इबो के पास आते हुए कहा, बस करो, अब शांत भी हो जाओ। इबो ने कहा, नहीं, इन सबको तो मैं अपने हाथों से जान से मारूंगा। चैंग ने कहा, इबो। तभी सुसन ने आते हुए कहा, इबो प्लीज दिमाग से काम लो। जान ने ये सब कुछ इसलिए दिया है ताकि तुम इन सब लोगों को कानून के लॉ से तुम इन्हें पनिश करो। जान ने इतनी मेहनत ऐसे ही नहीं किया, इसमें इसका पूरा कन्फेशन है एंड इस कन्फेशन से ये जेल में चली जाएगी। तो पर इससे पहले कि सुसन कुछ भी कहती, इबो ने कहा, शट अप। कोई कुछ नहीं कहेगा, सबने बहुत कुछ कह लिया। अब जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। मुझे जानका के बारे में या उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली, और मेरी फैमिली को कोई छू नहीं सकता, कोई भी नहीं। ये कहने के साथ ही उसने अपने उस डार्क ऑरा के साथ उस पूरे रूम में देखा जहाँ सिर्फ तबाही फैली हुई थी, खून फर्श पर था, सब लोग आधी अधमरी हालत में सिर्फ कोने में सिमटे हुए थे क्योंकि कोई भी इबो को देखना नहीं चाहता था। वहीं चैंग सिर्फ इबो को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर शायद सब कुछ फिजूल था। इसके बाद इबो सब लोगों को वहीं छोड़कर उस रूम से बाहर निकल जाता है, और जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके दिमाग में फिर से इंसान का वही सीन फ्लैश हो रहा था। एट लास्ट वो उस पूरे रूम को छोड़कर खुले आसमान के नीचे आ जाता है। उसने लगभग चीखते हुए इंसान का नाम पुकारा, बहुत तेजी के साथ पुकारा कि कोने में खड़ी हुई जी भी ईसा को कस कर पकड़कर इबो की तरफ देखने लगती है, और पीछे पीछे भागता हुआ चैंग भी आ जाता है एंड सुसन भी आ जाता है। वो सब लोग वहीं खड़े होकर सिर्फ इबो को देखने लगते हैं जो वहीं सिर्फ फर्श पर बैठकर जोर से चीख रहा था। वो अपने बालों को खींच रहा था और सब लोग कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। जी ने तुरंत ईसा की आंखों को छिपाया एंड वो थोड़ा आगे बढ़ गई जहाँ से वो इबो को ना देख सके, पर कहीं ना कहीं जी भी रो रही थी, उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। क्या से क्या जिंदगी हो गई इन दोनों की, क्या इनकी जिंदगी में ऐसा ही दर्द लिखा हुआ है, दुख लिखा हुआ है। एक दूसरे के इतना ज़्यादा करीब होते हुए भी एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर क्यों है? आखिर क्यों? इस चीज़ का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि सब लोग इस वक्त इन दोनों का ही दर्द फील कर सकते थे। कोई नहीं जानता था कि किसका दर्द ज़्यादा गहरा है, जान का दर्द या इबो का दर्द। खैर, ये सवाल तो शायद बहुत अंत तक रहने वाला है। लगभग आधे से 1 घंटे के बाद इबो फाइनली उस फर्श से खड़ा होता है। उसका चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि ये इंसान भी अभी ठीक हालत में नहीं है, पर इबो को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। चैंग उसके पास आना चाह रहा था, पर इबो ने चैंग की तरफ इशारा किया एंड चैंग वहीं रुक गया, क्योंकि वो समझ गया था कि इबो नहीं चाहता कि चैंग उसे फॉलो करे। इबो अपने आंखों से उन आंसू को पूछता है एंड देन वो जी के पास जाता है। ईसा अब तक सो चुका था जी की बाहों में। इबो ने ईसा को बहुत हौले से अपनी गोद में लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस मोमेंट पर सिर्फ ईसा ही है जो इबो की ज़िंदगी है, ईसा ही है जो इबो को रोक सकता है, थाम सकता है और उसे सांस लेने के लिए शायद हिम्मत दे सकता है। इबो ने एक बार फिर से ईसा के पूरे चेहरे को बहुत प्यार से देखा। उसके खुद के हाथों में वो खून लगा हुआ था, वो कट थे जो भी सब लोगों को मारने की वजह से आ गए थे, पर इबो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उसे अपनी कांपते हुए हाथों से ईसा के छोटे से चेहरे को जैसे अपने हाथों में थामा हो। उसके बाद उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू निकल आए थे। उसने जी की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा है जी, It's mine. जी ने कहा, हाँ ये तुम्हारा है। इबो ने सॉफ्टली ईसा को सोते हुए चेहरे के ऊपर किस किया, उसके बालों पर किस किया, उसके माथे पर किस किया, उसकी नोज पर किस किया एंड जितनी बार वो ईसा को देख रहा था वो बस सेंसलेसली यही बोले जा रहा था, ये मेरा है, ये मेरा है। इस तरीके से इबो को बिहेव करता हुआ देखकर जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो बस इबो को ऐसे ही देख रही थी। सुबह कर वही चैंग भी जी के पास आ जाता है एंड वो जी के हाथ को कस कर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। इबो को इस तरीके से देखकर सुजन भी आ जाती है, उसकी आंखों में भी आंसू थे। वही दूसरी तरफ लूसी कुछ दूर खड़ी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इबो के इमोशन को फील कर सकती थी। हाँ, वो इबो से बहुत प्यार करती है, इतना ज़्यादा प्यार कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है।
और इतना ज़्यादा प्यार कि वो उसके लिए छोड़ भी सकती है। ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए लूसी कुछ भी कर सकती है। और आज उसे ये देखकर शायद महसूस हो गया है कि अब उसका काम शायद यहाँ खत्म हो चुका है, इसीलिए वो बस ईबो को दूर से ही देखती है। वहीं दूसरी तरफ ईबो बस ईज़ा को प्यार कर रहा था, ईज़ा को थाम कर शायद अपना सारे इमोशंस को ईज़ा को दे रहा था। एक वार्म ब्लैंकेट की तरह उसने बस ईज़ा को कवर कर लिया था। कुछ देर तक वो ऐसे ही करता है, उसके बाद चंग के सर देते हुए कहा, मुझे घर जाना है, मुझे अभी के अभी घर जाना है। चंग ने कहा, पर ईबो ने कहा, कुछ नहीं, मुझे बस घर जाना है, अकेले अपने बच्चे के साथ। आई डोंट वांट एनीथिंग, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। चैंग प्लीज़ कार बुलाओ। चैंग ने कहा, ईबो ने कहा, प्लीज़ चैंग थैंक यू। चैंग ने कहा, ओके ठीक है बुलाता हूँ, ओके संभालो अपने आप को। ये कहते हुए चैंग ने तुरंत अपना फ़ोन बाहर निकाला एंड देन उसने कॉल डायल कर दिया था। लगभग 10 मिनट के अंदर वहाँ पर एक लीमो आकर लग चुकी थी। इसके बाद ईबो सभी को वहीं छोड़कर अपनी कार में चुपचाप से आकर बैठ जाता है, ईज़ा को अपनी बाहों में लेकर। उसके बाद उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा, कोई भी नहीं। सुजन ने कहा, पर ईज़ा, ईबो ने कहा, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ, मुझे बस अपने बच्चे के साथ रहना है कुछ देर के लिए, सिर्फ मैं और ईज़ा। चैंग ने कहा, पर तुम जा कहाँ रहे हो? ईबो ने कहा, सानका के घर। चैंग ने कहा, अभी भी सान? ईबो ने कहा, मैं सानका के घर जा रहा हूँ, मैं अपने प्यार के घर जा रहा हूँ और इस बारे में मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना। कोई भी शख्स सानका के बारे में कुछ नहीं कहेगा और मुझे अभी के भी वो पेन ड्राइव दो। चैंग ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, वो पेन ड्राइव दो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास है। चैंग ने कहा, पर तुम क्या चाहते हो? मैं क्यों चाहते हो उस पेन ड्राइव को? उसमें तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं है। ईबो ने कहा, चैंग। जैसे ही ईबो ने चिल्लाकर ये कहा, एकाएक ईज़ा थोड़ा सा फ्लिंच कर उठा था। ईबो ने तुरंत ईज़ा को चुप कर शांत कराया एंड देन उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, चैंग मैं दोबारा नहीं कहूँगा। चैंग ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए उसने उस पेन ड्राइव को ईबो के हाथों में रख दिया था। चैंग ने ईबो को वार्निंग देते हुए कहा, बाद में मुझसे मत कहना ये सब कुछ देखने के बाद अगर तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो जाए तो। ईबो ने सिर्फ चैंग को एक लुक दिया एंड देन उसे अपनी कार को बंद कर दिया। उसके बाद ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सांस रेजिडेंस। ड्राइवर ने सिर्फ नोट किया एंड देन ईबो बस उस कॉर्नर वाली सीट पर बैठ जाता है, ईज़ा को गोद में लेकर। उसकी आंखें उस बाहर के रास्ते की तरफ थी, उसमें से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। नहीं पता उसे दर्द हो रहा है या नहीं, क्या महसूस हो रहा है या नहीं। वो बस बिल्कुल किसी पत्थर की तरह था, बिल्कुल किसी लाश की तरह। लगभग 1 घंटे के बाद फाइनली ईबो जहान के घर पर पहुंच गया था। वो घर का दरवाज़ा खुलता है, घर पूरी तरीके से अभी भी बिखरा हुआ पड़ा था, अंधेरा था। ईबो ने सब चीज़ को नज़रअंदाज किया, बस ईज़ा को गोद में लेकर जहान के रूम में जाता है। ईज़ा को सॉफ्टली वो जहान के बेड पर रखता है, अपने शूज़ को उतारता है, अपनी जैकेट को उतारता है, अपने हाथ को अच्छे से धोकर बाथरूम में अपने चेहरे को क्लीन कर उन सभी खून से लथपथ कपड़ों को उतार कर वो जहान के कपड़ों को पहन लेता है। जहान के कपड़ों को पहनते वक्त उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि जहान उसे खुद हक कर रहा हो। जहान की वो खुशबू ईबो की आंखों को बंद करने के लिए काफ़ी थी, पर ये चीज़ उसे दर्द दे रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द। ये खाली कमरा जितना ज़्यादा जहान का एहसास करा रहा था, उतना ही उसे ये एहसास करा रहा था कि जहान के कितना करीब होकर भी कितना दूर है। उसने ईज़ा को वहीं बेड पर सोते हुए देखा एंड खुद ब खुद उसके कदम ईज़ा के पास पहुंच जाते हैं। वो धीमे से उस बेड पर बैठता है एंड ईज़ा को बिल्कुल किसी कॉटन बॉल की तरह वो उठाता है। जैसे वो ईज़ा को उठा रहा था, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, उसका दिल सिर्फ यही कांप रहा था। वो ईज़ा के चेहरे को देखकर अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहता है, ये मेरा है, यू आर माइन बेबी, यू नो यू आर माइन। मेरा और जहान का कैसे हो गया ये? हाँ, तो मैंने और क्यों नहीं किया? तुम तो सच में बिल्कुल मेरे और जहान का जैसे लगते हो, कितना पागल था ना मैं। ये कहते हुए उसने ईज़ा के उस बंद आंखों को देखा, वो बड़ी बड़ी आई लैशेस, वो पॉइंटेड नोज एंड वो ब्यूटीफुल पाउटी लिप्स। उसके बाद उसने ईज़ा के उस छोटे से मोल को देखा जिस पर अब तक उसकी निगाह नहीं गई थी, पर बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे जहान के एक मोल है ना लिप के नीचे, बिल्कुल वैसे ही ईज़ा के भी था। जैसे ही वो ये दिखता है उसकी आंखें और ज़्यादा काम जाती हैं। उसने अपने थरथराते हुए होठों से कहा, शिट मैंने पहले क्यों नहीं देखा? ये तो सच में, तुम तो सच में, ये आंखें बिल्कुल मेरे जैसी नहीं सानका जैसी हैं, ये आंखें सानका जैसी हैं, है ना? ये नोज, हाँ तुम्हारी नोज बिल्कुल मेरे जैसी है। ये फॉरहेड, मेरा बच्चा। ये कहते हुए वो ईज़ा को बस किस करने लगा, सेंस टेस्ट उसके फॉरहेड पर, उसके बालों पर, उसके छोटे छोटे हाथों पर। अगर इस वक्त वो कोई देख लेता ना तो कोई बस यही कहता, ये इंसान अपने होश में है भी, यही पूरी तरीके से पागल हो चुका, क्योंकि वो क्या कहते कुछ ऐसे ही थी। वो बस ईज़ा को ऐसे चूम रहा था जैसे ईज़ा नहीं है, वो किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह है जिसको ईबो जितना ज़्यादा अपने करीब देख रहा है उतना ही ज़्यादा उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा है। फाइनली जब उसका मन भर गया ईज़ा को किस करते करते है कहो, उसे महसूस हो गया कि अब उसने और ज़्यादा किया तो ईज़ा जाग जाएगा। ईबो थोड़ा सा दूर हो जाता है एंड फिर वो खुद में ही कहने लगता है, मैं तुमसे कैसे कहूँगा, मैं तुम्हें कैसे बताऊँगा कि मैं तुम्हारा डैड हूँ? हाँ, अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हारा डैड हूँ तो तुम जानका को क्या कहोगे? क्योंकि तुम तो उनको भी डैड कहते हो। तो डैड नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, कैसा लगेगा अगर तुम जानका को मॉम कहो तो? ठीक तो वो खुद ही ऐसे लगा, उसने कहा ना ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं डैम श्योर हूँ कि जानका सर बहुत गुस्सा करेंगे, वो सच में बहुत गुस्सा करते हैं जब उन्हें कोई इस तरीके से टीज करता है ना। ईज़ा हम उन्हें डैड नहीं कह सकते, आई मीन उन्हें मॉम नहीं कह सकते, बट उन्हें डैड भी नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे ईज़ा उन्हें? हाँ मुझे बताओ ना बेबी, हम क्या कहेंगे? पर ईज़ा तो जोर आता ना, वो कैसे जवाब दे सकता था? हरीबो की बातें यहीं खत्म नहीं होती हैं। उसने ईज़ा का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया एंड देन ईज़ा को हक करते हुए उसने अपने आप में कहा,
जान का जब आएंगे ना तो हम उनसे पूछेंगे कि तुम उन्हें क्या क्या कर बुलाओ या फिर तुम मुझे क्या क्या कर बुलाओ। हम लोग फैमिली की तरह डिसाइड करेंगे, है ना बेबी। मैं, तुम, जान का, हम एक फैमिली हैं, एक रियल फैमिली। तुम हमेशा मेरी फैमिली थे, पर अब तुम और ज़्यादा मेरी फैमिली हो। यू आर माई सन, यू माई जान का सन। ये कैसे हो गया? मैं डैड बन गया। आई एम डैड, यस आई एम डैड, आई एम योर डैड। ये कहते हुए उसने फिर से ईज़ा को किस किया एंड एट लास्ट फाइनली बस ईज़ा को हक कर जोर जोर से रोने लगता है। इतना ध्यान रखकर कि ईज़ा जाग ना जाए, पर वो रो रहा था। उसका दिल सच में बहुत दर्द कर रहा था, क्योंकि वो इस वक्त जान को अपने पास चाहता था। जो कुछ भी हुआ वो सब एक तरफ, पर फिलहाल वो बस जान को चाहता है, जान को हक कर बस रोना चाहता है, उसके सीने पर सर रखकर, क्योंकि हीबो को दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द। और ये दर्द उससे संभाला नहीं जा रहा। वो अकेले इस दर्द से बाहर नहीं निकल सकता, उसे जान चाहिए। वो रोता रहता है, ऐसे ही रोता रहता है। ऐसे पूरे 2 दिन निकल जाते हैं। जान 2 दिन तक लौटा नहीं था और ना ही इस घर में कोई आया था। ईज़ा भी बस चुपचाप ईबो के साथ उस घर में था। उसने बहुत सारे सवालों को ईबो से पूछा, पर ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पहले की तरह ही ईज़ा का ख्याल रख रहा था। वो बात अलग है कि जब भी वो ईज़ा की आंखों में दिखता था, उसे जान की आंखें नजर आती थी, और जान की आंखों को देखने के लिए वो तरस रहा है। वो 2 दिन से इंतजार कर रहा है जान के लौटने का, पर जान नहीं लौटा। उसने जान को कॉल भी किया, पर उसने साफ कह दिया है कि जान अपनी मर्जी से लौटेगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम जान को ढूंढ नहीं सकते। ईबो ने ढूंढने की कोशिश की, पर उसे जान कहीं नहीं मिला, इसलिए वो बस जान का इंतजार करने लगा। और वो बात अलग है कि ईज़ा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस क्रूकर अंकल को हुआ क्या है। वो उसे देखकर इतना रो क्यों रहे हैं, उसे इतना ज़्यादा ओवरली प्यार क्यों कर रहे हैं, इतना पैम्पर क्यों कर रहे हैं। इस वक्त ईबो सच में ईज़ा को किसी छोटी सी कॉटन बॉल की तरह या फिर किसी ब्यूटीफुल बबल की तरह पैम्पर कर रहा था। उसकी हर इच्छा को उसके कहने से पहले पूरा कर रहा था, उसे हाथों हाथ उसे पलकों पर रख रहा था। और ईबो का प्यार सच में लिमिटलेस था, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ईज़ा सिर्फ ईबो के प्यार में मेल्ट हो रहा था। वो ईबो के और ज़्यादा करीब हो रहा था। वो बात अलग है कि उसका दिल जान को पुकार रहा था, क्योंकि जान, उसका डैड, वो कहाँ है? ये सवाल को पूछ कर ईज़ा थक चुका था, पर कोई जवाब किसी के पास नहीं था। अब लगभग 4 दिन के बाद रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। एकदम से ईबो की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ बारिश होना शुरू हो चुकी थी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बिजलियाँ कड़क रही थी कि ईबो के बगल में लेटा हुआ ईज़ा भी बस फ्लिंच कर उठता है। ईबो तुरंत ईज़ा को शांत कराता है, उसको अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाता है, उस खिड़की की तरफ दिखता है जहाँ से बहुत जोर से बिजली कड़क रही थी आसमान में। बारिश घर के अंदर आ रही थी। ईबो तुरंत ईज़ा को वहीं बेड पर आराम से सुलाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर तुरंत नीचे ज़मीन पर उतरता है। तुरंत भागकर उस खिड़की के पास जाता है। उस खिड़की को बंद कर ही रहा था कि तभी उसने उस खिड़की के बाहर देखा है। जैसे ही उसने बाहर देखा, एक उसके पैरों को जैसे ज़मीन निकल गई हो, उसका दिल जैसे उसके गले को आ गया हो, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में एक शख्स वहाँ उस खाली ग्राउंड में खड़ा हुआ था। ये कहो जान के उस कोर्टयार्ड में खड़ा हुआ था। इतनी रात में कौन हो सकता है? ईबो को समझ नहीं आया, तो इसलिए वो और ज़्यादा उस खिड़की के बाहर जाकर देखने लगा। पर जैसे ही उसने देखा और उस धुंधली सी आकृति उसकी आंखों के सामने साफ हुई, उसकी मुट्ठियाँ कस जाती हैं, क्योंकि उस बारिश में कोई और नहीं, जान खड़ा हुआ था। जैसे पूरी दुनिया ना पहचाने, पर ईबो के लिए तो सिर्फ एक ही झलक काफ़ी है जान को पहचानने के लिए। और जैसे ही वो जान को देखता है, वो तुरंत उस खिड़की को बंद करता है, ईज़ा को अच्छे से कवर करता है एंड देन उस रूम को धीमे से लॉक कर बस सीढ़ियों से धड़ कर उतर कर नीचे जाता है। एक झटके में वो दरवाज़ा खोलता है। जैसे दरवाज़ा खोलता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को ऊपर गुजरता है। ईबो ने भी ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हुए थे, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ बेड में था एंड वो बस बेड से तुरंत नीचे आके जैसे उसने जान को देखा, पर जैसे उसने दरवाज़ा खोला था, उसे महसूस हुआ था कि बाहर कितना ज़्यादा ठंडा मौसम है। और उससे भी अलग, उस ठंड में, उस बारिश में, उस घुटनों तक भरी हुई बर्फ के उस मैदान के बीचों बीच जो शख्स खड़ा हुआ है, वो शख्स बेशक ही वो उसे पीट कर खड़ा हुआ है, पर उसे देख कर ही कोई भी कह सकता है कि वो बहुत देर से इस बारिश में भीग रहा है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से वो भीगा हुआ है। इतने भयानक मौसम में उसके शरीर पर पड़ी हुई वो पतली सी शर्ट भी बस उसकी बॉडी से चिपक गई है, और फिर भी वो ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कि उस पर कोई असर ही ना हो रहा हो, ना मौसम का, ना बारिश का, ना हवाओं का, ना बर्फ का। वो बस बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा होकर वहाँ ऐसे ही खड़ा हुआ है। और जान को ऐसे देखकर ईबो का दिल न जाने कितने सारे टुकड़ों में टूट गया। ऐसा लगा जैसे कितनी सारी छोटी छोटी सुइयाँ उसे चुभ गई हों। उसने सिर्फ अपने थरथराते हुए होठों से जैसे तैसे कर धीमे से कहा, जान का। जैसे ही ईबो ने कहा, अब जाकर जान पीछे मुड़ा था, एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ा, ईबो 2 कदम पीछे हो जाता है। जान का पूरा हाथ खून से भरा हुआ था, खून वही फर्श पर बह रहा था। उसके चेहरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि न जाने कितनी ही रातों से वो सोया नहीं है, एंड उसकी पूरी हालत को शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता था, बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, ईबो की आंखों में वो दर्द आंसू बनकर बस उसके चेहरे पर लुढ़क जाता है। सो हे एवरीवन, जान एंड ईबो की इस पूरी कॉन्वर्सेशन को हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं, क्योंकि शायद जान और ईबो के लिए एक एपिसोड तो बनता है ना। देखते हैं आगे वाले एपिसोड में क्या होगा। बाकी आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कि आपको भी ईबो और जान के वो सारे इमोशंस फील हुए। एंड प्लीज़ अपने थॉट्स शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये 2 काम करते हैं। पहला तो मुझे मोटिवेट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम में।
बिकॉज यू नो टाइम निकालना मेरे लिए अभी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग के कमेंट्स, आप लोगों का वीडियो के लिए लाइक देकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कंटेंट आगे बनाना चाहिए, स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहिए। पर अगर आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा लो फील कराएंगे मुझे, तो मुझे शायद और भी ज़्यादा मुश्किल आएगी स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए। तो प्लीज़ अपने थॉट्स को मेरे साथ शेयर किया कीजिए एंड मुझे बताया कीजिए कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, आई मीन ठीक लग रही है, या कोई आप लोग के सजेशन है शेयर करने के लिए, या कोई शिकायत है स्टोरी से, डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। जान एंड ईवो फाइनली दे आर फ्रंट ऑफ ईच अदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।